हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईसीएस एकेडमी। मैं विशाल कुमार। आज हम मैथ स्पेशल की क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। इसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। जो आपका लाभ और हानि होता है, इसका एक दो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता रहता है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। और इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: कॉस्ट प्राइस जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, और सेलिंग प्राइस जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस को अंकित मूल्य और लिस्ट प्राइस को सूची मूल्य कहते हैं। इन पर ही आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जिसे हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं, और दूसरा हो गया सेलिंग प्राइस जिसे हिंदी में हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और तीसरा हो गया मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस कह सकते हैं आप। और कभी कभी एग्जाम में आपको मार्केट प्राइस की जगह पर लिस्ट प्राइस देकर रखेगा ताकि आप विचलित हो जाएं। लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, और लिस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं सूची मूल्य। मार्केट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे एमपी से, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे सीपी से। चलिए, ये तो हो गए। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, एग्जाम में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे उस टाइम पर। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, यानी क्रय मूल्य होता क्या है। मान लिया ये पेन मैंने 100 रुपये में दुकान से ख़रीदा, और उसके बाद इसका कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये हो गया। मैं जैसे ये दुकान से ख़रीदा और आने जाने में मेरे 20 रुपये खर्च हुए, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 120 रुपये। फिर क्या हुआ, मैं भी एक दुकानदार हूँ, यानी छोटा दुकानदार हूँ, तो मैंने इसका प्राइस जो रखा वो 150 रुपये रखा, और दूसरा बंदा आया वो इसे 150 रुपये में ख़रीद ले गया, यानी मैंने इसे बेच दिया। वो हो गया इसका सेलिंग प्राइस। कितने रुपये में बेचा? 150 रुपये में। और जो 150 रुपये मैंने इस पर मार्क किया है 150 रुपये में, वो हो गया इसका मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस कह सकते हैं आप। और जैसे 120 रुपये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया था, यानी 100 रुपये में वहाँ से ख़रीदा, 20 रुपये आने जाने में खर्च हुआ, और उसके बाद 150 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या हो गया, मैंने इस पे जो 150 रुपये इसका अंकित मूल्य किया, यानी 150 में मुझे ये बेचना है, ये हो गया इसका अंकित मूल्य या सूची मूल्य। चलिए देखते हैं कॉस्ट प्राइस होता क्या है। हम जो प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, लॉस होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। चलिए देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे 120 रुपये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया था, मैंने 150 रुपये में बेच दिया, 150 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, तो मुझे 30 रुपये की बचत हुई, ये इसका क्या होगा प्रॉफिट। ऐसे ही लॉस, मान लिया 120 तो इसका कॉस्ट प्राइस है, और मैंने इसे 50 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ 70 का घाटा हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस तो 120 है इसका, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया कम।
ठीक है। और जैसे भी कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही हम निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जो निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस पर ही निकाल लेंगे, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा। ऐसे ही लॉस के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस भी हम कॉस्ट प्राइस पर ही यानी क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, परसेंट के लिए 100। और इसका कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे ड्राइव होता है चलिए देखते हैं। मान लिया 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये मैंने प्रतिशत में आपको बताया था, 20/100। 100 तो मान लिया हमने किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और वो चीज़ 20 रुपये की लाभ से बेच दी गई, यानी 120 रुपये की वो चीज़ बेच दी। 100 रुपये पर 20% की वृद्धि कितनी होगी, 20 रुपये। यानी पहले वो चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो बेच दी गई 120 रुपये की, यानी ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसे 3x = 4y, इन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे यानी भिन्न में कैसे लिखेंगे, x/y = 4 ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। जो x तो हो गया वेरिएबल, इसके जो कोफिशेंट होगा x का क्या 4 और y का कोफिशेंट क्या हो जाएगा 3। x वेरिएबल है और 3 कोफिशेंट है। x का कोफिशेंट जो है y के साथ है और y का कोफिशेंट जो है x के साथ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस इंटू 120 सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इससे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 / 120 को कैसे लिखेंगे 100 जमा 20, यानी 20 रुपये की वृद्धि हुई। या तो हम इसे 20 रुपये लिखेंगे या इसे लिख सकते हैं 20% की वृद्धि हुई 100 रुपये में। इससे ये फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस का, CP = SP गुणा 100/100 जमा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट 20 रुपये की वृद्धि हुई, या लिख सकते हैं हम इसे प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही लॉस का हो जाएगा, लॉस के लिए यहाँ पे -L आ जाएगा, लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ये इसके दो फॉर्मूले हो गए कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के दो फॉर्मूले हो गए, एक ये। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे ऐसे, और लॉस परसेंट ऐसे। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले। अब देखते हैं मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस होता क्या है, जैसे ये हो गया, एग्जाम्पल से समझेगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और मुझे उसे 40% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी प्रॉफिट कितना लेना है 40%, ठीक है। और डिस्काउंट देना है कितने का 30% का, 30% का डिस्काउंट देना है। तो मार्केट प्राइस मैंने कर दिया उसका निर्धारित 200 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मार्केट, अब हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, यानी एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा, ठीक है, बट्टा।
जो डिस्काउंट निकलता है वो कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घट जाता है, यानी मार्केट प्राइस पर हम कितने की 30% की छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर हमने दे दिया 60 रुपये की छूट दे दी, कितना हो गया ये, सेलिंग प्राइस 140, और कॉस्ट प्राइस पर 120 यानी 40 रुपये की वृद्धि होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का सेम आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तभी डिस्काउंट दे सकते हैं हम। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पर निकाल रहे थे, तो ऐसे ही डिस्काउंट जो ज्ञात होगा वो मार्केट प्राइस पर निकलेगा। डिस्काउंट परसेंट डी अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये हो गया डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस बस इससे ही फॉर्मूला बन जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी ये जो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे गुणा आ जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, CP इंटू 100 जमा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, या कह सकते हैं लॉस परसेंट भी ऐसे ही, CP गुणा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हम मार्केट प्राइस पर भी ज्ञात कर सकते हैं और कॉस्ट प्राइस पर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी सिखाया था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। हमने मान लिया 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है और हमने उसका अंकित मूल्य निर्धारित कर लिया, यानी मार्केट प्राइस 200 रुपये, और प्रॉफिट देना है उस पर 40% का और डिस्काउंट देना है उस पर 30% का। तो हमने क्या करेंगे, 200 रुपये में हमने, यानी 200 रुपये है जो मार्केट प्राइस, उस पर 60 रुपये की हमने डिस्काउंट दे दिया। 200 रुपये पर 60 रुपये का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब क्या हमने वो चीज़ बेच दी 140 रुपये की। अब सीधा ही फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट हो गया 100 पर 40% की वृद्धि, ठीक है। ये 40%, 40 रुपये की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 140 रुपये, और 200 रुपये में 60 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 60 रुपये का डिस्काउंट 200 में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे सेलिंग प्राइस के, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट प्राइस पर भी ज्ञात कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पर भी हम सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 200 में 60 रुपये की अगर हमने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 140 रुपये, और यानी कॉस्ट प्राइस पर हमने 40% की यानी प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140 रुपये। तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इनसे एक इक्वेशन बनेगी, एक रिलेशन बनेगा, जिससे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें रिलेशन पूछेगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बताओ। तो इन्हें इक्वल रख देंगे दोनों इक्वेशन को, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जमा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इजकल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था 3x इजकल टू 4y,
जो x वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट किसके साथ है, y के साथ, और y जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट किसके साथ है, x के साथ। तो ऐसे ही कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 1 अपॉन यानी 100 जमा प्रॉफिट परसेंट। ये रिलेशन हो गया कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये आपको याद करना है। ये तो हो गए बेसिक्स यानी फॉर्मूले जिन पर हम कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 × 5%। एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5% की फ्रैक्शन लिख लेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है 1/8, ठीक है। अब फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं 12.5% की, चलो एक बार बता देता हूँ। 1/2 यानी 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, ठीक है। ये तो दे दिया परसेंटेज में। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग 25 चौका 100, 2 दूनी यानी 2 चौक 8, 1/8, ये आ गई फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे आएगी फ्रैक्शन। फिर हमने मान लिया 8 यूनिट तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, और क्या हुआ 8 रुपये यूनिट जैसे कॉस्ट प्राइस है, 8 यूनिट का 12.5% उसमें वृद्धि होगी, 12.5% की उसमें वृद्धि होगी। अब वो वस्तु कितने की होगी, यानी 1 रुपये की उसमें वृद्धि होगी। तो अब वस्तु होगी 9 रुपये की, यानी 9 यूनिट की, ठीक है। 9 यूनिट की होगी वह वस्तु, पहले कितने की थी 8 यूनिट की। अब क्या दिया गया है, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, यानी 8 की वस्तु थी उस पर 12.5% का लाभ होने के बाद वो वस्तु 9 यूनिट की बन गई। तो 9 यूनिट आपको कितना दिया गया है, 630 रुपये। 1 यूनिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 यूनिट आ जाएगी 9 सते 63, 70 रुपये के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 70 रुपये के बराबर। 8 यूनिट क्या है कॉस्ट प्राइस, बस 1 यूनिट की इसमें गुणा कर देंगे 70 की, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा 6856 रुपये, जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यही आपको ज्ञात करना था यानी कैलकुलेट करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या दिया गया है, ऐसे ही एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी CP हमें ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 16.2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया है, कृपया परसेंटेज की क्लासेस देखें, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे हमने मान लिया जो 6 यूनिट है उस वस्तु का CP है यानी कॉस्ट प्राइस है। तो पहले जो CP था 6 रुपये पे 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का 16.2/3% कितना होता है 1। पहले तो वो वस्तु 6 यूनिट की थी, फिर उस पर 16.2/3% का लाभ हो गया, तो वो वस्तु कितने की होगी, रिजल्ट बन गया 7 यूनिट, 7 यूनिट की वो वस्तु होगी। और जो दिया गया है कितना 1470, 1 यूनिट निकाल लेंगे,
एक यूनिट कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 70। एक यूनिट बराबर आ गई 210। 6 यूनिट क्या था इसका कॉस्ट प्राइस था, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की, यानी 210। तो ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 06 1260 रुपये, जो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, यही ज्ञात करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 इंटू 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के लाभ के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक दुकानदार है, वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेच रहा, तो कैसे करेंगे सोल्व। जैसे 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6, ठीक है, 1/6 ये फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन, ठीक है। और विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेच रहा, तो ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, यानी ये तो विक्रय मूल्य के 16, विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट का 16.2/3% कितना होता है 1। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट दिया गया है 1 का, और सेलिंग प्राइस कितना है 6 का, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है और प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि 5 में तो 1 जुड़ेगा यानी प्रॉफिट जुड़ेगा, तभी तो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो ये है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, तो जो परसेंट प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट 1 है, जो कॉस्ट प्राइस पर कितना है 5 कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 पर कितना, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 20% का उसे, यानी दुकानदार को वास्तविक लाभ हुआ, यही ज्ञात करना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ऐसे ही इसी प्रकार बस यहाँ पे 16.2/3% की जगह 8 × 1/3% आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पर, बस यहाँ तो दिया नहीं गया था, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट बताना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, 8 × 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/12। इसी प्रकार जैसे ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर इतना प्रॉफिट हो रहा, यानी 12 यूनिट पर, 12 यूनिट का 8.1/3% कितना होता है 1, तो प्रॉफिट कितना हो रहा 1 का, और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 12 यूनिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ने के बाद क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 11 यूनिट या रुपए मान लो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हम ज्ञात करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, प्रॉफिट कितना है 1 का, जो है कॉस्ट प्राइस कितने पर 11 पर, तो 100 पर कितना, बस इसकी परसेंटेज देख लेंगे, 99 1/9%, ये उसे प्रॉफिट होगा, यानी दुकानदार को जो वास्तविक लाभ होगा 9.1/11% का उसे लाभ होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें लॉस की बात, अब तक तो प्रॉफिट पर चल रहा था दुकानदार, अब लॉस पर चलाते हैं दुकानदार को, ठीक है। तो उसका लॉस परसेंट हमें ज्ञात करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लॉस पर
बेचता है तो दुकानदार का वास्तविक यहाँ पे लॉस यानी हानि क्या होगी ये बताना है। तो 25% के फ्रैक्शन कितने होते हैं? 25% के फ्रैक्शन होंगे 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% यानी 25% लॉस पर बेचता है, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी 4 यूनिट के 25% लॉस पर बेचता है। 4 यूनिट का 25% कितना होगा? तो यहाँ पे आ गया जो लॉस परसेंट आया यानी लॉस हुआ वो 1 यूनिट का हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ। और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 4। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? क्योंकि ये लॉस पर बेच रहा, लॉस पर, और लॉस कितने का हो रहा? 1 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि लॉस पर बेच रहा। लॉस कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस यानी जमा लॉस बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 4 का। और घाटा कितने का हो रहा? 1 का। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 में से 1 जाने के बाद ही तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, लॉस कितना है दिया गया है? 1/CP × 100, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 20% का उसे लॉस हुआ, ये ज्ञात करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी ये हमें बतानी है। चलिए देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। ज़्यादातर ये एसएससी प्री के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी जो दिया गया है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर। ठीक है, तो हमें प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करनी है। जैसे 3x = बराबर 4y। जैसे x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट y के साथ है, y जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट x के साथ है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्हें छोटा कर लेंगे यानी डिजिट को 2 से काट लेंगे। 2 8 16, 2 7 14, तो ये आ जाएगा CP/SP 7/8। तो यहाँ पे CP तो हो गया 7 यूनिट और SP हो गया 8 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो 7 है और सेलिंग प्राइस हो रहा 8, तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही। 1 यूनिट की क्या हो रही? वृद्धि। तो हमें ऐसे ही प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करनी है। वो कैसे होगी? तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि पहले CP कितना था? 7 और बेचने पर कितना हो गया? 8 यूनिट। तो 1 की वृद्धि 7 पर, तो 100 पर कितनी? तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7% की वृद्धि होगी। यही ज्ञात करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बाई हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो दैट बाई गिविंग 20% डिस्काउंट ही में गेन 10%। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस होता है CP, SP होता है सेलिंग प्राइस और MP होता है मार्केट प्राइस। ठीक है,
पहले तो हम इसे देखेंगे डिटेल फॉर्म में, उसके बाद शॉर्ट में भी देखेंगे। क्या कहा गया है, 20% छूट देकर 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक है। यानी 5 यूनिट जो पहले मार्केट प्राइस था उस पर 20% की छूट दे दी। 5 का 20% कितना होता है, 1। यानी पहले मार्केट प्राइस था 5 और उस पर 1 की छूट दे दी। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी अगर मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस ये निकलेगा, ठीक है, ये हो गया। और 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। यानी जो कॉस्ट प्राइस 10 रुपये था उस 10 का 10% प्रॉफिट कितना होता है, 1। यानी पहले कॉस्ट प्राइस 10 रुपये था, अब 1% का उनने लाभ कमा लिया तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस 11 यूनिट हो गया, ठीक है, 11 यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पे हो गया ये रेशो एंड प्रोपोर्शन, हम रूल लगाएंगे, क्या होता है, अनुपात सनुपात वाला। सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हम इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 11 दिया गया है, हम इसमें क्रॉस यानी इसमें 11 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 की, तो ये आपस में बराबर हो गए, ये भी 44 हो गया, ये भी 44। और जैसे ही 11 की मल्टीप्लाई इसमें की थी तो 11 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, जैसे 4 की मल्टीप्लाई इसमें हुई थी ऐसे 4 की इसमें भी होगी। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 यूनिट, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 44 और मार्केट प्राइस आ जाएगा 11 पंजे 55, ठीक है, 55 यूनिट। तो अब क्या बताना है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। ये तो हो गया अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, ये हो गया क्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य कितना अधिक रखना चाहिए, 15। किस पे रखेगा, 15 अधिक क्रय मूल्य पर, और हमें प्रतिशत निकल जाएगा। जो प्रतिशत निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, वो किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। 15 पर, यानी 15 अधिक होगा 40 पर, तो 100 पर कितना, इसे सोल्व करेंगे, 5 या 15, 5 8 40, ये होगा 3/8 इंटू 100। तो 3/8 का जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 37.5%। ये आपको कैलकुलेट करना था। तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, 37.5% अधिक रखना होगा। ये तो हो गया हमारा डिटेल मेथड। चलिए देखते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट में कैसे, ये रिलेशन आपको पता ही होगा, CP/MP, CP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP 100 जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब क्या, इन्हें डायरेक्ट ही लिख लेंगे। CP तो हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP, ये तो फॉर्मूला ही हो गया आपका। ठीक है, MP हो गया 100 जमा प्रॉफिट परसेंट, बस वैल्यू रख देंगे। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा, 20% का, 100 में से 20 गई, कितना बचा, 80। ये तो परसेंट मान लो, या इसे 20 रुपये की छूट करी तो हम मानेंगे इसे यूनिट में मान लिया हमने। ठीक है, अब 10% का लाभ कमाता है, लाभ कितना हो गया, 110 रुपये, यानी 100 में 10% का लाभ कमाता है, तो हमने मान लिया 10 यूनिट लाभ कमाता है। तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। अब हमें प्रतिशत निकालना है, ये दे दिया CP, ये दे दिया MP, तो कितना अधिक रखना होगा, यहाँ पे 30 अधिक रखना होगा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस। 30 किस पे रखना होगा अधिक, CP पे, 30/80 इंटू 100, इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 37.5%।
ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बाई हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो दैट बाई गिविंग 10% डिस्काउंट ही मे गेन 30%। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 होगा, बस डिजिट चेंज हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले डिटेल मेथड, जोन सा भी आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, फिर क्या 10% छूट देकर, यानी डिस्काउंट कितना दे दिया, 10% के फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10। मान लिया मार्केट प्राइस 10 यूनिट था, उस पर 10% की छूट दे दी, तो यानी 1 की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9। 10 यूनिट मार्केट प्राइस था, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 यूनिट। इसी प्रकार 30% का लाभ कमाना चाहता है, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/10। 10 यूनिट का 30% कितना होता है 3 का लाभ कमाना चाहता है वो, यानी कॉस्ट प्राइस तो है 10 रुपये यानी 10 यूनिट, और 3 का उस पर लाभ कमाना चाहता है, तो 13 क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ऐसे ही सेलिंग प्राइस हम बराबर करेंगे, क्योंकि जो हम सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं कॉस्ट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पर भी। यहाँ पे क्या हो रहा है रेशो में क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, 9 की गुणा 13 में और 13 की गुणा 9 में, 13 गुणा 10 में भी होगी, ऐसे ही 9 की गुणा 13 में हुई, ऐसे ही 10 में भी होगी। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 90, 13 निम्मा 117, सेलिंग प्राइस 117 और मार्केट प्राइस हो जाएगा 130। अब क्या कहा गया है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ये हो गया अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, इससे कितना अधिक है ये 40 जो अधिक रखना होगा वो कॉस्ट प्राइस पर रखना होगा, तभी हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 40 अधिक 90 पर, तो 100 पर कितना, इसे सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने पर आ जाएगा 44 सही 4/9%। यही कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं शॉर्ट में कैसे करेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस और रिलेशन बताया था शुरू में आपको सेलिंग प्राइस में, जैसे इसका तो हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्केट प्राइस का हो गया 100 जमा प्रॉफिट परसेंट। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 10% की छूट दे दी, यानी 100 में से 10% गया, तो यह मान लो 10 यूनिट गया, तो कितना बचा 90 यूनिट। ऐसे ही 10 यानी 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कितना हो गया 30 यूनिट, यानी 100 में 30 यूनिट जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 यूनिट। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, मार्केट प्राइस इतना हो गया। ठीक है, अब कितना अधिक रखना होगा 40 अधिक किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 40 अधिक 90 पर, तो 100 पर कितना, इसे सोल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा प्रतिशत में 44 सही 4/9%। यही आपको कैलकुलेट करना था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ए शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गोज ₹90 एज प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका
लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि क्या होगी, यह हमें बताना है। बस 90 रुपये ऐड कर दिया लाभ। वैसे ये 8 और 7 क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए सोल्व कैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य पर 25% की छूट। 25% के फ्रैक्शन क्या होंगे? 1/4, यानी जो मार्केट प्राइस है 4 यूनिट पर 25% की छूट कितनी होती है? 1, यानी मार्केट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस होगा 3, यानी 25% की छूट देने पर, और तथा 30% का लाभ कमाता है। 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/10, यानी 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। 10 यूनिट का 30% कितना होता है? 3, यानी 10 यूनिट पर 3 का लाभ, यानी 3 यूनिट का लाभ, यानी कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है और लाभ हो गया 3 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस होगा कितना? 13। अब क्या इन्हें रेशो एंड प्रोपोर्शन से सेम कर लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 में भी होगी, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 13 में होगी, ऐसे ही 10 में होगी। यह आ गया 30 कॉस्ट प्राइस, 39 सेलिंग प्राइस, 13 चौका 52 आ गया मार्केट प्राइस। ठीक है। अब यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ये हो तो हो गया प्रॉफिट, और मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में होगा ये डिस्काउंट। ये हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है। ये दिया गया है, यानी 9 यूनिट जो प्रॉफिट है वो कितने के दिया गया है? बराबर 90 रुपये के। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी? 10 रुपये के बराबर। तो डिस्काउंट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसके बीच का? 3 और 1, 13 यूनिट जो डिस्काउंट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 10 रुपये के। तो 13 यूनिट में 10 की गुणा, तो ये हो जाएगा 130 रुपये। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि क्या होगी। अगर लाभ इतना है तो छूट की राशि 130 रुपये होगी। ये फ्रेंड्स इसका डिटेल मेथड यही है, इसका शॉर्ट मेथड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पूछ रहा था और उनमें बीच का अंतर पूछ रहा था। तो इसमें अलग से दिया गया है, ये ऐसे ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ए शॉपकीपर गिव्स 20% discount to his customer, but he sells only smuggled goods and as a bribe he pays 10% on the cost price. Find the what should be the market price if the desires to make a profit of 9 into 1/11% and the cost price of the article is rupees 2500। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तु बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% रिश्वत के रूप में देता है। यदि वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए, ये बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखे थे, इसी प्रकार ये भी है, बस इसमें 10% रिश्वत अलग से जोड़ दिया गया। हम चलिए सोल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक है। दुकानदार है कोई, अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। 25% के फ्रैक्शन क्या होंगे? 1/4,
यानी जो मार्केट प्राइस था 4 यूनिट था उस पर 25% की छूट दे दी। 25 यानी 4 यूनिट का 25% कितना होता है, एक की छूट देने पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 यूनिट। किंतु वह अवैध वस्तु बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत पर 10% रिश्वत के रूप में देता है। यदि वह 9 × 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, 9 × 1/11% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/11, यानी कॉस्ट प्राइस तो 11 है, 11 यूनिट का 9 सही 1/11% कितना होता है, 1, यानी कॉस्ट प्राइस 11 है, उस पर 1 का उसे लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट। अब कुल लागत पर, यानी लागत कितनी है, लागत मूल्य 2500 पर 10% वो रिश्वत के रूप में देता है। 2500 पर वो 10% क्या देता है, रिश्वत। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, यानी 250 रुपये वो रिश्वत के देवे हैं। ठीक है, क्या देवे, रिश्वत के। यानी लागत मूल्य तो 2500 रुपये था ही, और उस पर 250 रुपये वो रिश्वत के दे दे हैं, यानी कुल लागत मूल्य अब कितना हो गया वस्तु का, 2750 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हम बराबर कर लेंगे तो क्या होगा, 12 करने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ भी 4 से गुणा होगी। कॉस्ट प्राइस आ गया 11 यूनिट, सेलिंग प्राइस आ गया 12 यूनिट, और मार्केट प्राइस आ गया 16 यूनिट। तो प्रश्न पढ़ते हैं, यदि वह लाभ इतना कमाना चाहता है तथा वस्तु का लागत मूल्य इतना हो, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा आया है 11 यूनिट, बराबर दिया गया है कितना, 2500 रुपये तो था ही, उस पर 10% उनने क्या दे दी, रिश्वत। तो कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया, 2750 रुपये, 2750 रुपये। अब हम 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे, जो आ जाएगी कितने के, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 पंजे 55, जो आ जाएगी 250 रुपये के बराबर। ठीक है, अब लागत मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 16 यूनिट, बस 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 250, तो 16 यूनिट में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 4000 रुपये। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना था हमें, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 4000 रुपये, यही हमें फाइंड करना था। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट था। चलिए मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सेकंड में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक्स को और इसके कुछ क्वेश्चंस को देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।